ऐ मेरी कौम के रहबर व रहनुमा, दे रही है सदा जामिया की हवा। फतह नुसरत सदा तेरे हमराह हो, सबके दिल में सदा तेरी ही चाह हो। हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस पे ले चल हमें जो तेरी राह। एक एमक्यूएम का मारूफ तराना, मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन जी, ये ख्याल कैसे आया? साथी एक हादसा था, यानी मजलूमों का साथी हादसा था या साथी हादसा? 9 तराने बन गए, थक के चूर थे। तो आदिल मंसूर आया, उन्होंने कहा जी 9 तराने हो गए, अब एक और लिख लीजिए, क्योंकि 10 गानों का कैसेट होता था। मैंने कहा भाई रिपीट कर दो। उन्होंने कहा नहीं रिपीट नहीं हो सकता, नहीं लिखना तो पड़ेगा। कि वहीद मुराद साहब पे फिल्माया गया एक जो गाना था, तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, उस पर मैंने कहा बस यहाँ हो जाए। तो 10 मिनट में लिखा और वापस स्टूडियो भागे। तो वो लोग आने शुरू हो गए बेवपारी, गाना रिकॉर्ड हो गया। अब हमें पता चला कि भाई वहाँ पर तो कैसेट की बोली लगती है। एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपये दूंगा, मगर डॉक्टर नदीम खान ने कहा नहीं ये तो 2 के बजाय 2.5 करो, और इस तरह वो उसने कहा एक शर्त पे करूँगा, कह रहे ये जो आखिरी वाला गाना है ना इसको पहला कर दो। और वो आखिरी गाना जो था वो साथी था। मकबूलियत किसको मिलेगी ये अल्लाह को पता था। एक मरतबा आप बाहर से वापस आए, एक रात रुके और फिर आपको जबरी तौर पे फिर वापस भेज दिया गया था। वो कौन लोग थे जिनकी ख्वाहिश पे दोबारा आपको भेजा गया? क्योंकि मैं गुलशन इकबाल से इलेक्शन लड़ता था और उस वक्त इमरान खान साहब का कैंडिडेचर वहाँ से अनाउंस हो चुका था, तो फिर शायद पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी इस हवाले से। एमक्यूएम के अक्सरियती रहनुमाओं पे एक इल्ज़ाम लगता है कि वो 2 पट्टी की चप्पल में आए और अरबपति हो गए, और जो 2 पट्टी की चप्पल में आने वाले लोग थे क्या उनमें आप भी शामिल हैं? ये हजारों लोग मर गए कोटा सिस्टम के नाम पर, और बाद में आप इसी चीज के लिए एमक्यूएम को कायल कर रहे थे, और एमक्यूएम कायल भी हो गई बाशमूल लीडरशिप के। ये मैंने कहा था और मेरा आज भी मौक़िफ़ यही है, आज भी एमक्यूएम की पॉलिसी यही है। कोटा सिस्टम रहे, खालिद मकबूल भाई से पूछ लीजिए। ताबनाक बाजी, भयानक हाल, ये एमक्यूएम का ज़वाल, इसके असबाब क्या है? दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। आप ये समझते हैं कि 22 अगस्त एक बहाना था, एमक्यूएम को लपेटने का फैसला पहले ही हो चुका था? दूर से नजर आ रहा था कि किसी ऐसे ही मौके पर वो कल्मिनेट होगी। दीगर तमाम लोग ये समझ भी रहे थे और समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये हर इल्ज़ाम जो है वो बानी पे लगा दिया जाता है कि सब काम, गलत काम जितने भी हुए उन्होंने किए, और जितने अच्छे काम हुए वो यहाँ वाले बोलते हैं हमने किए। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। इस वक्त कौन एमक्यूएम चला रहा है? एमक्यूएम वाले एमक्यूएम चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है? हम सारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ तो नहीं। ये बताया भाई कि ये जो इस वक्त एमक्यूएम में इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो आप समझते हैं अगर इंज़िमाम नहीं होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती? 3 बैंकों में या 4 बैंकों के जब मर्जर होते हैं तो वहाँ 4 चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। लेकिन इसमें बैंकों के मर्जर के बाद सारे अकाउंट निकल गए। मैं आप अच्छा अगर मुझे इजाज़त दें तो। पाकिस्तान वालों को कभी एहसास हुआ कि लंदन जो है वो रॉ के लिए काम हो रहा है वहाँ पे? हमें नहीं। अजहर भाई, क्या आप इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आज लोग जो है अल्ताफ हुसैन को पहले से ज़्यादा याद करते हैं? अपनी वो सारी चीज़ें अब मैं बैठता हूँ 57 साल की उम्र में तो याद आती हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो एक बार फिर जी लूँ। वही लीडरशिप में भी इस शहर में अब कोई आवाज़ नहीं है जो आवाज़ होनी चाहिए थी, जो शहर के लिए आवाज़ बनती, इसके मसाइल पे बनती। एमक्यूएम को जिस तरीके से ये करना चाहिए, हाँ, उस तरीके से नहीं हो रहा। बानी एमक्यूएम की बड़ी गलतियों में गलती ये थी वो आमिर खान को वापस लेकर आए। काश हमारे सफ़र की समत का तयन होता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा हैदर रिजवी साहब मौजूद है। ये एमक्यूएम की पूरी तारीख इनको जो है ज़बानी हिफ्ज़ है, इनसे हम एमक्यूएम की तारीख पे भी गुफ्तगू करेंगे, एमक्यूएम की मौजूदा सूरत हाल पे भी बात करेंगे, मुस्तकबिल में जो है एमक्यूएम का जो तस्वीर क्या होगी उस पर भी इनसे जो है गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने हमें टाइम दिया। आप एक नारा एमक्यूएम का था, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस नारे का आपको खालिक कहा जाता है, बल्कि खालिक है, नज़म थी। वो नज़म क्या थी और नारे का ख्याल कैसे आया? देखिए, नारे का ख्याल तो मेरा नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि 1991 में ये वो टाइम है कि जब एमक्यूएम का बहुत ज़ोर है कराची में, और एक वक्त ऐसा आया था कि जब इस्लामी जमीयत तलबा ने
APM को उठाकर जामे कराची से तशद्दुद करके बाहर फेंक दिया था। दैट वाज बैक इन 1984। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया था कि वापस MQM की क़यादत बशमूल अल्ताफ़ भाई और दीगर तमाम अज़ीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फारूक, ये तमाम लोग जामे कराची वापस आ रहे थे और एक बहुत बड़ा जलसा अनाउंस किया गया था जामे कराची में। उस मौके पर जाहिर है कि MQM का स्टाइल ये था कि कोई भी बड़ा इवेंट होता था तो उस मौके पर तराने लिखे जाते थे, वेलकमिंग तराने लिखे जाते थे, जैसे कि मजलूमों का साथी है और इस तरह के जो दीगर तराने हैं वो सारे उस दौर में लिखे गए। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था MQM के लिए कि वापस एक मादर इल्मी में वापस आया जा रहा था। तो उसके लिए एक तराना लिखा था, ए मेरी कौम के रहबर और रहनुमा, दे रही है सदा जामिया की हवा। उसमें एक बंद था, वो तराना जितना भी आपको आता मैंने है, वही अर्ज किया ना आपसे कि उसका मैंने आपको मौसीकी की ज़बान में अंतरा तो सुना दिया, ठीक है। अब उसके बाद उसमें एक बंद था, फतहो नुसरत सदा तेरे हमराह हो, सबके दिल में सदा तेरी ही चाह हो, हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस पे ले चल हमें जो तेरी राह हो। तो वो लिखा गया, रिकॉर्ड हो गया, उसका जो पायलट था वो लोगों को सुना दिया गया, मगर वो इवेंट जामे कराची में नहीं हो सका। तो उसके बाद वो शिफ्ट हुआ जना ग्राउंड में, तो वहां पर ये तराना बजा और उसमें ये लाइन थी। तो जब वो MQM के ऊपर ऑपरेशन शुरू हुआ और वहां दीवार 1992 वाला और दीवारों पर चौकिंग होनी शुरू हुई, अल्ताफ चैप्टर इज क्लोज्ड, ये सारी बातें लिखी गई, तो उसका काउंटर नैरेटिव पार्टी ने फिर इस लाइन को बनाया और कराची के तमाम जो इलाके थे उसमें दीवारों पर इसकी चौकिंग हुई, बैनर्स बने और इस तरह ये मिसरा जो था वो नारा बन गया। अच्छा, ये MQM का नारा बन गया, इस पे आम आदमी ने उस ज़माने में भी जो है ना वो बहुत एतराज़ किया। ये क्या नारा हुआ कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, ऐसे रहनुमा का क्या करना जब मंजिल ना हो। एक आम आदमी की राय सामने आई थी, चले वो तो आम आदमी की राय थी, लेकिन अब आज के दौर में नहीं, आम आदमी की तो राय नहीं थी मेरे ख्याल से। उस वक्त जो MQM के शदीद तरीन मुखालिफिन थे, सियासी मुखालिफिन, ये एतराज़ उनकी तरफ से आया था, लेकिन आम आदमी की तरफ से नहीं। चल आज जो है MQM के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये क्या नारा हुआ। उस वक्त में कुछ दानिश्वर होते थे, उनके जहन की ईजाद थी कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, और ये नारा जो दानिश्वर थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लोगों ने भाई को खुश करने के लिए जो है ना ये दे दिया। ऐसे हमें नारे का क्या, ऐसे मंजिल का कायद का क्या करना मंजिल के बगैर। लोगों के ख्यालात बदलते हैं, फिक्र बदलती है, सोच बदलती है, हालात बदलते हैं और जाहिर है कि फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो उसमें ताज्जुब और हैरत की ऐसी कोई बात है नहीं। अब इस नारे को MQM नहीं करती। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो उस वक्त भी नारा एक काउंटर नैरेटिव था, ठीक है, मतलब वो नारा अबाद तक के लिए नहीं था, एक काउंटर नैरेटिव था। आपके ध्यान में आया क्या? वैसे एक सवाल तो लोग उठाते हैं ना कि चल मुखालफी नहीं कह लें कि ऐसे नारे, ऐसी कायद जो मंजिल ना दिला सके तो कायद का फायदा इसके पीछे। देखिए, इसको इस तरह मत लीजिए और इतना पिन पॉइंट मत कर दीजिए। ये तो आप, ये मिसरा लिखा गया सन 91 में, आज 2025 है और एक ऐसे नौजवान ने लिखा था कि जिसकी उम्र 22 साल थी, वो उसके अपने जज्बात थे और उसको आज़ादी इजहार था उस वक्त मैसर। उसने जो कुछ सोचा उसको लिखा और उसको नज़म किया। सही। उसको नारा, मैंने दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि नारा मैंने नहीं बनाया, सही है। इसको नारा MQM ने बनाया, इसको नारा अवाम ने बनाया। सही है। और ये काउंटर नैरेटिव था। जब आप दीवारों पर ये लिख रहे थे कि अल्ताफ चैप्टर इज क्लोज, तो उस वक्त ये काउंटर नैरेटिव बन रहा था और दीवारों पर MQM की जानिब से लिखा जा रहा था। और अगर आप इस पर फिक्री बहस करना चाहेंगे तो कभी एक और पॉडकास्ट रखिएगा इंशाल्लाह, इस पर बाकायदा एक तवील बहस करेंगे। जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये नारा भी आपका था? नहीं। ये किसका था? MQM के मुख्तलिफ 2 या 3 सेक्टर्स ऐसे थे कि जिन्होंने 1992 में ऑपरेशन के बाद जब एक बगावत हुई MQM में या लोग MQM से टूट कर चले गए और उन्होंने MQM के ऊपर
मुख्तलिफ ऑफिस में कब्जे करने शुरू किए तो MQM के कुछ सेक्टर्स ने ये बैनर लगाए थे, ये बाकायदा नारा MQM का था भी नहीं। ओके, MQM ने कभी इस नारे को ऑन नहीं किया? ऑन नहीं किया, कुछ जगह लग गए थे। ठीक है। और ऐसा रहा है MQM की तारीख में कि कुछ ऐसे नारे जरूर लगे अवाम की तरफ से या MQM के कारकुनान की तरफ से जो MQM की प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं थे और वो बाद में स्नब हुआ। ठीक हो गया। तो यार भाई, बाद लोग आप पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो आप कारकुनों को छोड़ के बाहर चले गए। ठीक है। अच्छा, 92 से पहले आप लोगों आपका शुमार MQM के या APMSO के उस गिरोह में होता था जो नजरियात की तबलीग करते थे ना। ओके। इस पे लोगों का ये जब बुरा वक्त था तो आप चले गए, अच्छा वक्त था तो आ गए, एक इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर मैं 1994 में पाकिस्तान से बाहर गया था तो यकीनन क़यादत को एतमाद में लेकर गया हूँगा। शायद उस ज़माने में MQM की क़यादत, चाहे वो अल्ताफ़ भाई हों, चाहे डॉक्टर साहब हों, कोई और भी हो, जो MQM का तंजीम डिसिप्लिन है उसके ख़िलाफ़ तो नहीं गया हूँगा। और फिर जब मैं अमेरिका में ज़ेर तालीम था तो क्या मैंने MQM को छोड़ दिया था? वहाँ के मुजाहिरे, वहाँ के जलसे, वहाँ के जुलूस, उस वक्त जो पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर आते थे उनके ख़िलाफ़ जो MQM की पॉलिसी थी मुजाहिरे करने की, क्या उसमें मैं शामिल नहीं रहा? क्या मैंने जाकर 1994 में ही उसी सन में उसके बाद MQM सेक्रेटेरिएट में सर्व नहीं किया? तो कह देना बड़ा आसान है। देखिए, लोग, एक शख्स जो है वो मारते का हाथ पकड़ सकता है, बोलते की जबान नहीं पकड़ सकता। तो बातें तो 100 बातें किसी के बारे में कोई भी कर सकता है, मगर एक दिन की भी मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी सियासी तहरीकी जिंदगी में एक दिन की भी डिसकंटिन्यूटी रही हो MQM के साथ। यकीनन। ठीक। और मैं किसी जमात का हिस्सा रहा नहीं। ठीक है। एक MQM का मारूफ तराना, मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन, जी, ये भी आपने लिखा? बिल्कुल लिखा। ये ख्याल कैसे आया और ये इतना आपको अंदाजा था ना तराना? बिल्कुल भी नहीं है। साथी गाने की थोड़ी जो था सी वो मैं बता देता हूँ आपको, तरन्नुम से भी सुना देता। साथी एक हादसा था, हादसा इन द सेंस के 1988 मजलूमों का साथी हादसा था या साथी हादसा था? ये तराना जो इतना मशहूर हो गया, ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। अच्छा। और हादसाती तौर पर ये क्लिक कर गया। जैसे कि कोई भी चीज, आज जो चीज वायरल होती है, आपको लगता है कि पहले से किसी को पता होगा कि ये वायरल हो जाएगी? नहीं ना। तो वो उस वक्त कौन सा, आज भी जो फिल्मी गाने मशहूर होते हैं, किसी को गुमान नहीं होता कि ये गाना मशहूर होगा, कोई तय नहीं कर सकता कि ये वाला गाना मशहूर हो जाएगा। ठीक है। अवाम की तरफ से कबूलियत आ जाती है, वो मकबूल हो जाता है और इस तरीके से चीज़ आगे बढ़ती है। 1988 में APMSO ने ये तय किया कि वो MQM को इलेक्शंस में किसी भी तरीके से, जो उसकी एक छोटी सी कैपेसिटी थी, एक हम्बल कैपेसिटी थी, उसमें सपोर्ट करें। और उसमें ये तय हुआ कि APMSO मैफ सेल, APMSO ने तरतीब दिया, मुहाजिर इलेक्शन फाइटिंग सेल। ओके। उसका बुनियादी काम यह था कि वो सारे लिखने पढ़ने, पोस्टर्स, बैनर्स, हैंडबिल्स, नारे और तराने और जो तख्लीकी काम, और फिर शाम को होने वाले जलसों में जो इलेक्शंस के दौरान होते थे, उसमें बसा औकात एंकर्स या कंपेयरर्स देते थे जो मुकर्रर लड़के लड़कियां होते थे, या फिर MQM की क़यादत के आने से पहले माहौल को ज़रा गरमाने के लिए जो तकरीरें की जाती थी, जोशीली जज्बाती तकरीरें, वो APMSO को नौजवान जाकर किया करते थे। हम भी उनका हिस्सा थे। तो उस दौरान 1990 में दोबारा इलेक्शन हुआ। जब वो दोबारा इलेक्शन हुए 1990 में, तो APMSO अपना काम कर रही थी, मैफ सेल अपना काम कर रहा था, बैनर्स, हैंडबिल्स, पोस्टर्स। उस जमाने में आपको याद होगा दीवार पर पोस्टर्स चिपकाए जाते थे और वो एक यहां से लेकर यहां तक एक ही पोस्टर चिपका हुआ करता था। तो वो सारे हम लोग डिजाइन किया करते थे। तो मैं APMSO का मरकज था जिसको हम 02 कहते थे, उसके बाहर बैठा हुआ था। तो एक नौजवान को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया गया, कहते भाई आपसे मिलना चाहते हैं।
मैंने उठाया, मैंने कहा बैठी, कैसे आना हुआ आपका? तो कहने लगे कि मैं सिंगर हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? तो उन्होंने कहा कि मैं एक कैसेट निकालना चाहता हूँ और मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो क्या APMSO मुझे ये ओनरशिप देगी कि मैं APMSO का कैसेट निकालूं और गाने गाऊं उसमें? तो हमने कहा कि सोचा तो जा सकता है, मगर हमारे पास इतना फंड नहीं है। तो उन्होंने जेब से 25,000 रुपए की गड्डी निकाली। अच्छा। हाँ, और कहा कि ये मैं लेकर आया हूं और जो खर्चा होगा वो ये कर लीजिएगा। वो खालिद उमर थे, एक नौजवान फेडरल बी एरिया का, जो कोई मारूफ सिंगर नहीं था। वो सामने आके खड़ा हो गया, मैं उसको ऑफिस के अंदर ले गया। वहां पर खालिद भाई, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात कराई। वो उस वक्त चेयरमैन APMSO थे और इलेक्शन भी लड़ रहे थे हैदराबाद से MNA का। उनसे मिलाया तो उन्होंने कहा कि क्या ये हो सकता है? हमने कहा खालिद भाई कोशिश कर सकते हैं। तो खालिद भाई ने उस प्रोजेक्ट का हेड मुकर्रर किया डॉक्टर नदीम एहसान को, ठीक है, जो कि उस वक्त APMSO के जॉइंट सेक्रेटरी थे शऊद हाशमी साहब के साथ। जो शऊद हाशमी दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी थे, तीसरी जॉइंट सेक्रेटरी नाइला लतीफ़ थी। तो नदीम एहसान के ये जिम्मे लगा कि ये प्रोजेक्ट को हेड वो करेंगे। अब हम में से किसी को कोई तजुर्बा नहीं था कि ये होगा कैसे। तो यारों दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया। उन्होंने कहा भाईजान पहले तो कोई गाने वाने होने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर ये लिखा जाए और गाने गाए जाए। गाने भी नहीं थे। फिर हमने ज़िंदगी में कभी स्टूडियो की शक्ल भी नहीं देखी थी कि स्टूडियो क्या होता है। तो वहाँ पर एक अलकरम स्क्वायर के सामने शरीफाबाद के फ्लैट्स थे अल आज़म के। तो वहाँ पर पता चला कि एक साउंड इंजीनियर रहते हैं, उनका नाम था आदिल मंसूर, अब भी है माशाल्लाह, अल्लाह जीता रखे। तो उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने कहा हाँ ये तो होता है और उसके लिए एक स्टूडियो बुक कराना पड़ता है और वहाँ कर रिकॉर्डिंग होती है और साजिंदे बुलाने पड़ते हैं और ये होता है वो होता है, कैसे क्या करना है बताइए। तो कुछ था ही नहीं लिखने को, गाने को कुछ था नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलिए उसमें फिर हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, खुदा गरीक़ रहमत करे, बड़े शायर थे, PTV के लिए लिखा करते थे, रेहान आज़मी। तो हम और वो बड़े मारूफ थे कि वो बहुत तेज़ी से लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, और यंग तरंग और ये वो सारे प्रोग्राम जो थे वो उनके लिखे हुए थे उस ज़माने में। तो हम उनके पास चले गए अंचोली। हमने उनसे दरख्वास्त की कि मतलब इस तरह, जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह तो दरख्वास्त नहीं की, वो तो दोस्त था। तो मतलब एक सड़क छाप जबान में जिस तरह दोस्त से कहा जा सकता है, हमने उससे कहा कि भाईजान ये तराने लिख दीजिए। तो वो उन्होंने नहीं लिखे और साफ मना कर दिया। अच्छा। हाँ, कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उन दिनों कुछ अय्याम अदा भी थे, तो रेहान TV और के यंग तरंग और ये प्रोग्राम छोड़कर वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को रसाई अदब के लिए मखसूस कर लिया था। ठीक है, कि अब मैं सिर्फ नौहे, मनक़बत, मरसिए ये सब लिखूंगा, मैं गाने वाने नहीं लिखूंगा। उस वक्त तक वो खुद को पाबंद कर चुके थे। तो उन्होंने, जो बेतकल्लुफ दोस्तों में होता है, बड़ा बुरा भला कह के ठीक है, हमें भगा दिया, बल्कि ताना दिया कि तुम खुद क्यों नहीं लिखते, खुद लिखो। अच्छा, उस वक्त मतलब तैश में आकर हमने ये फैसला किया कि ठीक है हम खुद लिख लेंगे। हम कही आए उनसे कि हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब हम आप पर वो बेचते हम खुद कर लेंगे। पर अब मरकज आ गया, अब सोच में पड़ गए कि अब कह तो आए, अब करेंगे क्या। खैर वो लिखने शुरू किए। फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी रिकॉर्डिंग्स खुद करते, नई मौसीकी बनती। उसका एक तरीक़ाकार ये निकला कि पुराने गाने निकालो, हाँ, और उसकी धुन पर मीटर फिट करो, हाँ, और गाने बनाने शुरू कर दो। हाँ। ये किसने आइडिया दिया आपको? ये तो हमारा ही आइडिया था कि इस तरह अब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नई कंपोजिशंस के पैसे नहीं है। ठीक है। जब तक नदीम एहसान जो थे वो सारा स्टूडियो का कर चुके थे, उसके फाइनेंसेस को देख चुके थे कि भाई इतने पैसे में हो जाएगा, नहीं होगा। खैर 90 में 25,000 बड़ी रकम होती थी, और वो भी तलबा के लिए ख़ास तौर पर। तो वो नीचे एक कैसेटों की दुकान थी अलकरम स्क्वायर के नीचे,
उससे कैसेट जो खुले हुए थे उसके वो सब उधार मांग लिए। अच्छा। 50-60 कैसेट लाकर एपीएमएसओ के ऑफिस में रख लिए, और वो टेप रिकॉर्डर वो नहीं होता था, कड़िच कड़िच करके खुलता था, उसमें कैसेट डाला टीडीके का और बजा के सुन रहे हैं। अब वो सुबह से लेकर रात तक गानों की सिलेक्शन हो रही है कि किस गाने की धुन पर शायरी की जाएगी। अच्छा। खैर वो कुछ हो गई, कुछ स्टूडियो उठा के ले गए, स्टूडियो में खालिद उमर ने गाना शुरू कर दिया, यहां तक के 9 तराने बन गए। ठीक है, अभी ये वाला नहीं बना है? ये वाला अभी भी नहीं बना है। मैंने जो आपसे कहा था ना कि ये एक हादसा था, ये कैसे हुआ वो बता रहा हूं मैं। 9 तराने बन गए। अब जब वो बन गए तो 3 दिन 3 रातें स्टूडियो में पड़े पड़े हमें हो चुका था। मैं, खालिद उमर, नदीम एहसान आ रहे थे, जा रहे थे, हम स्टूडियो में ही पड़े थे। अब वहां पर खालिद उमर का शीन काफ दुरुस्त करने के लिए कोई लफ्ज उनसे अदा नहीं हो पा रहा, तो वो काम भी आप कर रहे थे? वो काम भी हम कर रहे थे कि वो लफ्ज तब्दील करें, क्योंकि वो टीम वर्क था, एक स्पिरिट ही कुछ और थी। सही है। बस वो जीत की धुन सवारती के कुछ करके दिखाने वाली कहानी ना। और 9 तराने हो गए। जब 9 तराने हो गए तो मतलब उस वक्त तक बिल्कुल दिमाग माऊफ हो चुका था और थक्के चूर थे। तो आदिल मंसूर आए, उन्होंने कहा जी 9 तराने हो गए, अब एक और लिख लीजिए। और उस वक्त मेरी जहनी तौर पे बस हो चुकी थी, बस कि अब नहीं कर सकता मैं। अच्छा। वही तराने लिखना, वही। अच्छा, वो 9 के 9 भी आप नहीं लिखे थे? 9 के 9 भी लिखे थे मैं नहीं। अच्छा। MQM के 80% तराने मेरे लिखे हुए ना, तो वो 9 के 9 लिखे थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो नदीम एहसान, डॉक्टर नदीम एहसान कहने नहीं, एक, मैंने गुस्से में आकर कहा कि भाई एक तराना रिपीट कर दो उसमें, क्योंकि 10 गानों का कैसेट होता था। सही है, 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, ए साइड बी साइड। मैंने कहा भाई रिपीट कर दो। उन्होंने कहा नहीं रिपीट नहीं हो सकता, एक और लिख दो। मैंने कहा भाई मैं टूट गया हूं, थक गया हूं जहनी तौर पे, 3 दिन 3 रातों की जगार है और मुसलसल हम रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। तो फिर डॉक्टर नदीम एहसान ने कहा कि नहीं लिखना तो पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा फिर हमारी शर्त है। उन्होंने कहा हाँ बताओ शर्त क्या है। मैंने कहा हम वापस अपने दफ्तर चलते हैं, क्योंकि 10वां गाना सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि उसमें 10 गाने होंगे। 10वां गाने कैसेट वहां पड़े, 10वां गाना सेलेक्ट करते हैं, मगर हमारी शर्त यह है कि पहले वो नीचे जो पठान के होटल से चाय पराठा मिलता है, क्योंकि सुबह के 5 बजे रहे थे। सही है कि वो खिलाएंगे आप। डन। उनकी बाइक पे बैठे अलकरम आ गए, वहाँ चाय पराठा खाया। उसके बाद जो एपीएमएसओ का 6th फ्लोर पे ऑफिस है, उसमें 3 ही कमरे थे, एक वो था फ्लैट था। तो जिस कमरे में वो सारे कैसेट बिखरे हुए थे वो शोबा तालिबान का कमरा था। अच्छा। जो शाम को हमारे कब्जे में होता था, शाम से लेकर सुबह तक, क्योंकि वहाँ कैसेट सब बैठ के सुन रहे होते थे। सही। और गाने सेलेक्ट कर रहे होते। तो मैंने डॉक्टर नदीम एहसान से कहा कि एक शर्त मेरी और भी है। कहा हाँ बताओ। मैंने कहा इसकी खिड़की खोल दीजिए, आप सिगरेट पिएंगे। अच्छा। क्योंकि एपीएमएसओ के मरकज में सिगरेट वॉज नॉट अलाउड। ठीक है। तो हमने कहा सुबह के 6 बज रहे हैं, कौन पूछेगा, खिड़कियां खोल दें, जब तक तालिबात आएंगी, बाजी आएंगी, हवा सब क्लियर कर चुकी होगी तो पकड़े भी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक। अब वहाँ पर बैठ कर डॉक्टर नदीम एहसान और मैं गाने सुनते रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा था। एक वक्त आया कि वहीद मुराद साहब पे पिक्चर आया, फिल्माया गया एक जो गाना था, तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, उस पर मैंने कहा बस यहाँ रुक जाए, इस पर लिखेंगे। उस पर वहीं 10 मिनट में लिखा। 10 मिनट के अंदर? हाँ, मतलब जब लिख उतरती है तो फिर ऐसे ही उतरती है ना, किसी पर भी उतरे। तो 10 मिनट में लिखा और वापस स्टूडियो भागे। अच्छा। अब वहां रिकॉर्ड करा दिया इसको, 10वां गाना हो गया, अल्लाह का शुक्र है। कैसेट कोई रिहर्सल उन्होंने भी नहीं किया कुछ, बस मतलब वो वहीं स्टूडियो में जो कुछ हुआ वही हुआ। ठीक है। तो उसके बाद खैर गाना रिकॉर्ड हो गया। अब हमें पता चला कि भाई वहां पर तो कैसेट की बोली लगती है। इसका मतलब यह है कि वो जो कैसेट रिकॉर्डिंग कंपनीज होती हैं वो आपसे उसके कॉपीराइट खरीदते हैं। और कॉपीराइट कैसे खरीदते हैं कि वो जो कैसेट हुआ करता था उसका जो कवर होता था, वो कवर
मतलब 50,000 कवर दे दो, 20,000 कवर दे दो। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 20,000 कैसेट आपसे खरीद लिए। तो वो लोग आने शुरू हो गए, व्यापारी। इलेक्शन का जमाना था, उनको इलेक्शन के गाने चाहिए थे। अब चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हों, तो एमक्यूएम के लिए भी आ गए वो। अब वहां पर उस एक फ्लैप की बोली लगनी शुरू हुई। तो किसी ने कहा 1.5 रुपया पर फ्लैप, किसी ने कहा 2.25 पर फ्लैप। इस तरीके से बोली लग रही थी। तो एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपए दूंगा। खुश, क्योंकि हमने फौरन कैलकुलेट किया, ये 50,000 कैसेट मांग रहा है, अगर 2 रुपए के हिसाब से देगा तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 50,000 ज़रबे 2, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी हमारी 25,000, और वो भी खालिद उमर की। सही है, एपीएमसी की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो हमारी तो आंखें चमकने लगी। मगर डॉक्टर नजीम खान ने कहा नहीं नहीं, ये तो 2 के बजाय 2.5 करो, और इस तरह वो, क्योंकि प्रोजेक्ट हेड वो थे तो मैनेजमेंट सारी उनके पास थी। उसने कहा एक शर्त पे करूँ। तो बताओ। कह रहे ये जो आखिरी वाला गाना है ना, इसको पहला कर दो। और वो आखिरी गाना जो था वो साथी था। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आपको तो वैसे भी नारे से कोई उम्मीद नहीं थी? मतलब हमें किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी भाई। अच्छा। मैं क्या, किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, नदीम खान ने फैसला किया कि हाँ ठीक है, कर दो। और वो कैसेट हमने 50,000 उसके फ्लैप प्रिंट के ऊपर दे दिए। हाँ, वहां से कैश आ गया। हमारी तो मतलब चांदी हो गई कि हमने जिंदगी में पहली बार एपीएमएसओ ने कोई कारोबार किया, और अब ये लाख रुपए जाके हम एमक्यूएम के मरकज में डोनेट करेंगे एपीएमएसओ की तरफ से। अच्छा, कि ये हमने कमाया है और ये हमारी तरफ से इलेक्शन फंड है। 25,000 रुपये वापस नहीं किए खालिद उमर? नहीं, वो तय था कि वो खालिद उमर को शोहरत मिलेगी, हमें कैसेट मिलेगा। सही है, मकबूलियत किसको मिलेगी ये अल्लाह को पता। सही है। तो ये तो ऐसे ही था। अच्छा, वहां से रेहान आजमी और आमिर खान बचपन के दोस्त थे, एक मोहल्ले के, सही है, लियाकताबाद के। रेहान आजमी ने हमें मना कर दिया, आमिर खान को मना नहीं कर सके वो। आमिर खान उनको ले गया और उन्होंने पूरा कैसेट लिखवा लिया। वो कोई और कैसेट लिखवाया? कोई और कैसेट लिखवाया जो उस वक्त का जोन सी निकाल रहा था। अच्छा। हमें पता ही नहीं था जोन सी बहुत पावर, एमक्यूएम बहुत पावरफुल थी, एपीएम इतनी सी थी। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब इलेक्शन शुरू हुए, हाँ, तो बंस रोड सेक्टर ने पहली बार ये तराना अपने जलसे में बजा दिया। सही है, फ्रेस्को चौक के बराबर में, फ्रेस्को चौक के ऊपर, एग्जैक्टली 1990। और बस वहां से जो इस तराने को मकबूलियत के पर लगे हैं, फिर वो सिलसिला नहीं थमा। और हर जगह फिर वो डॉन जैसे अखबारों ने उसको नेशनल एंथमिक सॉन्ग ऑफ मुहाजिर और ये और वो पता नहीं क्या क्या उसके बारे में लिखा गया। मगर ये कि ये है उसकी जो ट्रू स्टोरी है। तो मैं खालिद उमर की भी शौहरत उसी गाने से। खालिद उमर को तो फिर इतने पैसे मिले, इतने पैसे मिले, हर सेक्टर चाहता था कि खालिद उमर आए, परफॉर्म करे, उसको पैसे वो ऑफर किए जाते थे। हम आपको 25,000 देंगे, कोई कह रहा है वो 25 दे रहे हैं तो हम 50 देंगे, कोई वो कह रहा है 50। लाइव सुनाए आप लाइव सुनाए। ठीक है, तो वो फिर तो पर लग गए। अच्छा, और ये है उसकी तारीख। तो एक सवाल और है, अगर इसका आप जवाब देना चाहें तो जवाब दीजिएगा, नहीं देना चाहें तो नहीं दीजिएगा। कहा जाता है कि क्या हकीकत है कि आपको एक दफ़ा कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक सरबरा ने बुलाया और आप पे जो है बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए? ऐसा तो कई बार हुआ, मगर एक बार हुआ और उनसे मेरी बात हुई, और इल्ज़ामात उन्होंने सिर्फ मेरे सामने रखे थे और मैंने उनके तसल्ली बख्श जवाब दिए थे, और जवाब देने के बाद मैं आ गया था। ठीक, उसके बाद बाहर चले गए थे? नहीं, उसके तो मैं अगले 1 साल बाद गया। और इस हवाले से और कोई तफसीलात अगर आप बताना चाहिए? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मुनासिब हो गया। एक मरतबा आप बाहर से वापस आए, एक रात रुके और फिर आपको जबरी तौर पे फिर वापस भेज दिया गया था, ये क्या वाक़या था? और वो इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है, वो कौन लोग थे जिनकी ख्वाहिश पे दोबारा आपको भेजा गया था? जाहिर है कि मैं पार्टी ही की मर्जी से आया था। ठीक, और मुझे बुलाया गया तो मैं आया था।
और पार्टी ही की मर्जी से वापस गया। शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था क्योंकि मैं गुलशन इकबाल से इलेक्शन लड़ता था और मेरा आखिरी हल्का गुलशन इकबाल था और उस वक्त इमरान खान साहब का कैंडिडेचर वहाँ से अनाउंस हो चुका था। तो फिर शायद पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी इस हवाले से। तो कौन लोग थे जिनकी ख्वाहिश, वो भी लोग पार्टी में थे? ये मेरे ख्याल से ये मुझे जो बताया गया था वो तो पार्टी से बताया गया था कि आपको वापस जाना है। मैं चला गया। ठीक हो गया। एमकेएम के अक्सरियती रहनुमाओं पे एक इल्ज़ाम लगता है कि वो 2 पट्टी की चप्पल में आए और अरबपति हो गए। इस सवाल के 2 हिस्से। पहली बात तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? और जो 2 पट्टी की चप्पल में आने वाले लोग थे, क्या उनमें आप भी शामिल हैं? हकीकत हाल तो ये है कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मैंने एपीएमएसओ ज्वाइन की थी तो नाज़िमाबाद 2 नंबर में 2H7/5 मेरे घर का एड्रेस था। उसमें हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। एक कमरा लैंटर्न की छत का था, एक एस्बेस्टॉस की छत थी उसकी। दोनों लैंटर्न नहीं थे, हमने किराए पे लिया हुआ था। वालिद हमारे साथ नहीं थे, हमारी वालदा ने हमें पढ़ाया लिखाया, परवान चढ़ाया। और हम 3 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। हम लोअर मिडिल क्लास थे। हमने चाहे तलबा सियासत की, अपनी तालीम को कभी नहीं छोड़ा और तालीम में हम आगे बढ़ते रहे। और यहाँ तक के 1994 में मेरिट पर हम आकर तमाम जो गिवन क्वालिफिकेशंस, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टोफल था, जीआरई था, ये सारी चीज़ें थी, वो पास करके अमेरिका अपने खर्चे पर जेब में $400 लेकर अमेरिका गए और वहाँ से डिग्री की। और उसकी भी एक अलग तारीख। जाहिर है कि उससे पहले जो वक्त था उसमें हमने नौकरी भी की और एक मशहूर टेक्सटाइल मिल है कराची में, उसमें मेरी जॉब थी। तो हमारी जो ग्रोथ है वो बड़ी ऑर्गेनिक है। और अगर आप ये देखना चाहें कि मैं कितना अमीर हूं, तो मेरे असासाजात की तफसील मेरे कैंडिडेचर के साथ भी मौजूद थी और अब एफबीआर में भी। ठीक है, आपका हो गया। ऐसे लोग थे एमक्यूएम में जो 2 पट्टी की चप्पल में आए? देखिए, 2 चीज़ों को सामने रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी है कि 2 पट्टी की चप्पलों में भी लोग आए थे और ऐसे भी लोग थे जो जब एमक्यूएम में शामिल हुए तो वो अरबपति थे और बाद में वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा अर्ज करने का कुल ये मकसद है कि जिनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इंसान ग्रो करता है। जब मैं स्टूडेंट था, कराची यूनिवर्सिटी था, तो 13 रुपए लीटर पेट्रोल था और मैं लियाकताबाद में एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाता था, जिसमें पहले मैंने खुद पढ़ा था फिर पढ़ाता था। उस तरह पैसे जमा होते थे, कुछ गुजारा कर लेते थे। दूसरा भाई जॉब करता था जो मुझसे छोटा था, जिसका इंतकाल हो गया। तीसरे भाई को हमने ज़रा पैम्पर किया क्योंकि जो मुश्किलात हमने देखी थी, वो छोटा भाई 5 साल छोटा था, तो उसको हम ज़रा अच्छा रखते, मतलब अपनी बिसात भर में अच्छा रखने की कोशिश करते थे। तो ये हमारी ग्रोथ है और हमारी जो ग्रोथ है, अल्लाह का शुक्र है कि हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। सही। तो अगर बाकी कुछ, आप सहाफ़ी हैं, खुद खा सकते हैं आप जो चाहें। रज़ा हारून साहब ने हमारे साथ एक पॉडकास्ट की। उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि जब 18वीं तरमीम बन रही थी तो एमक्यूएम के 2 नुमाइंदे उसमें शामिल थे, एक आप थे और एक डॉक्टर फारूक सत्तार। जब उनको राब्ता कमेटी ने बुलाया कि आप बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कोटा सिस्टम के हवाले से, तो हैदर रिजवी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने पूरी एमक्यूएम को इस बात पे कायल किया कि जो कोटा सिस्टम है ये महाजरों के लिए ज़रूरी है, नागुज़ीर है, और कोटा सिस्टम अगर ख़त्म हो गया इससे महाजरों को नुकसान होगा।
ये हजारों लोग मर गए कोटा सिस्टम के नाम पर, और बाद में आप इसी चीज के लिए एमक्यूएम को कायल कर रहे थे, और एमक्यूएम कायल भी हो गई बाशमूल लीडरशिप के। अच्छा, पहली तो जिम्मेदारी इसमें इल्जाम आयद करने वाले के सर आती है। रजा भाई ने कहा ना, हाँ, तो रजा भाई खुद क्यों राजी हो गए? खुद क्यों राजी हुए? मतलब आज वो कायल करने वाले से सवाल कर रहे हैं। जब वो खुद कायल हुए थे रजा भाई, तो उन्होंने उसकी वजूहात नहीं बताई कि ऐसी क्या क्या दलाइल दिए होंगे हैदराबाद में। क्योंकि मैं आज भी इस पर अपना फर्म बिलीव रखता हूं कि ऐसा ही है। कभी इसकी जुज़ियात में बाद में जाऊंगा, मगर हाँ, ये मैंने कहा था और मेरा आज भी मौक़िफ़ यही है। अगर कोटा सिस्टम उस वक्त का मसला था, कोटा सिस्टम अगर उस वक्त एबॉलिश होता या कभी ना बनता तो एक अलग बात थी। मगर जिस वक्त आते आते 2000, ये जो 18वीं तरमीम में 2009 में हुई है, उस वक्त तक ग्राउंड रियलिटी बहुत बदल चुकी थी। और जो डेटा और स्टेटिस्टिक्स हमें बताते थे उसमें यही बेहतर था कि आप इसको कायम रखें ता वक्त ये कर। आज भी एमक्यूएम की पॉलिसी यही है, कोटा सिस्टम रहे आज भी। खालिद मकबूल भाई से पूछ लीजिए क्यों। तो एमक्यूएम जो बनी उसका बुनियादी सबब कोटा सिस्टम था। देखिए, मैं यही आपसे हजारों बच्चे मर गए। आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो उस वक्त के आपके नारे थे, अगर बाद में जाकर ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हुई, तो अगर उसमें आपने अपनी पॉलिसी शिफ्ट लेकर आए हैं तो ये कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है। आप अपनी कौम के लिए एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए पॉलिसीज को मुरतब करते हैं। और अगर हैदर अब्बास रिजवी ने यक्का तन्हा पूरी एमक्यूएम की राबता कमेटी पाकिस्तान और राबता कमेटी लंदन को कायल किया होगा, तो ये आसान काम तो नहीं होगा। ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। उसके किस कदर मजबूत दलाइल दिए गए होंगे, कितनी चीजों पर। ये जिस तरह को आपको इस बात पर सुनकर अचंभा हुआ, जाहिर है मैंने कुछ दलाइल तो दिया होंगे, कुछ आईनी होंगे, कुछ कानूनी होंगे, कुछ जमीनी हकायक होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ डेटा होगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई फ्यूचर विजन होगा। बेखुदी बेसबब नहीं। उनका कहना रजा भाई का ये था कि पीपल्स पार्टी ने सिखा के भेजा था कि आपने किसको रजा कायल करना है। अच्छा, तो फिर आज तक क्यों कायम है? जब तो आज तरमीम का उसमें हिस्सा बन गया ना। इस सवाल देखिए, इस वक्त भाई सवाल को समेटते हैं हैदर भाई। आप ये समझते हैं कि इस वक्त कोटा सिस्टम जो है वो महाजरों के हक में? बिल्कुल है। इसको कायम रहना चाहिए? बिल्कुल कायम रहना चाहिए। अच्छा, देखिए, मैं आपसे इसका एक आसान सा जवाब देने की कोशिश करता हूं। ठीक है। आप एक ऐसे शख्स को मेरिट पर काम करने के लिए मुतय्यन कर दें जो खुद मेरिट पे ना हो। यानी कि आपने मान लीजिए डायरेक्टर है किसी इदारे का, और उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो मेरिट पे लोगों को सेलेक्ट करे और वो खुद मेरिट का आदमी ना हो। क्या करेगा वो? तो अगर आप चीजों को मेरिट कर देंगे, आज जो कराची में लोगों की सूरत हाल है, कराची का बच्चा 55, 56, 58, 60 नंबर ले रहा है और कहीं और का बच्चा 90, 95, 97 ले रहा है। हाँ। अगर यही मेरिट है, सही है, कि अददी के इंटर में तुम्हारे नंबर कितने हैं? 97, तुम्हारे कितने हैं? 57। अब सीट किसको मिलेगी? प्रोफेशनल सीट 97 को या 57 को? बताइए। 97 को। अब 97 किस बुनियाद पर मिले हैं उसको? है कोई सोचने वाला इसके बारे में? किस बुनियाद पर 97 मिले हैं? कोई है सोचने वाला? बिल्कुल सही है।
तो दलाइल तो मैं और भी बेशुमार दे सकता हूं, ठीक है। और अगर मैंने तन्हे तन्हा पूरी एमक्यूएम को कन्विंस किया है तो कुछ तो होगा। हैदर भाई ये बताएं, और आप ये कहकर कैसे बरी जिम्मा हो गए कि हैदर रिजवी ने हमें कन्विंस कर लिया और हम हो भी गए और फिर हमने इजाजत भी दे दी। उन्होंने पूरी लीडरशिप को उन्होंने कायल कर लिया। तो आप भी तो उसी लीडरशिप का हिस्सा थे जनाब, आप कैसे कायल हो गए थे? और अगर आपको ये घूसा लड़ाई के बाद याद आया है अच्छा, तो खुद तक महदूद रखिए। ठीक है। अरे बड़ा अहम सवाल है। ताबनाक माजी, भयानक हाल, ये एमक्यूएम का जवाल, इसके असबाब क्या है? देखिए, ये अव्वल तो मैं इसको जवाल नहीं कहूंगा, जवाल एक बहुत बड़ा लफ्ज है। एमक्यूएम की मौजूदा सूरत हाल की, हाँ, मतलब मौजूदा सूरत बहुत, देखिए ये एक पूरी तारीख है। कुछ बुनियादी गलत फैसले, कुछ लीडरशिप का उस तरीके से तवज्जो ना देना जिस तरीके से तवज्जो दी जानी चाहिए थी, कुछ लोगों की खुदसरी, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स जो कि एमक्यूएम पर डाले गए मुख्तलिफ सूरतों में। उसके बावजूद भी अगर एमक्यूएम उस वक्त भी तमाम तर दबाव के बावजूद भी एग्जिस्ट कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो ये भी मोजज़ा है भैया। आप मुझे बताइए, आप एमक्यूएम की तारीख बहुत अच्छी तरह जानते हैं फैसल, जो कुछ हमारे ऊपर गुजरी, एमक्यूएम के ऊपर गुजरी, अल्लाह ना करे 70 कुरान दरमियान के पाकिस्तान में मौजूद किसी भी सियासी जमात के साथ वो तारीख दोहराई जाए जो हमारे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता, खुदा दुश्मनों को भी महफूज रखे उन तमाम चीज़ों से, मगर ऐसा किसी और जमात के साथ अगर जरा सा भी प्रेशर आया, 3 दिन में बुर्ज उल्टे। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं। टीएलपी, पीटीआई तो सरवाइव कर रही है। पीटीआई नहीं, मैं उनकी मरकजी क़यादत, उनके तमाम लोग, जिस तरह वो शीराजा बिखरा है उनका 3 दिन में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ले सकता हूं, मगर वो तकरीबन सारे ही मेरे दोस्त हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं, बहुत इज्जत है उनके लिए, मगर वो प्रेशर्स हमने 30-35 साल बर्दाश्त किया। मुश्किल वक्त आता है, कोई परेशानी की बात है। अगर हैदर अब्बास रिजवी नहीं करेगा तो फैसल हुसैन का बेटा कर लेगा। कौमों की जिंदगियों में तारीख इसी तरह ही चलती है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि एमक्यूएम पर मुश्किल वक्त आया हुआ है, गुजर जाएगा, पुराना वक्त वापस आ जाएगा? मतलब पुराना तो कोई वक्त वापस नहीं आता। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं फैसल, किसी दाना ने कहा है दैट वीकर मैन, सुनी होगी आपने एक कहावत, कमजोर लोग बुरे वक्त को पैदा करते हैं, बुरा वक्त मजबूत लोगों को पैदा करता है, मजबूत लोग अच्छे वक्त को पैदा करते हैं, अच्छा वक्त फिर कमजोर लोगों को पैदा करता है, कमजोर लोग बुरे वक्त को जन्म देते हैं, बुरा वक्त फिर मजबूत लोग पैदा करता है, मजबूत लोग फिर सुनहरे दिन लेकर आते हैं, और ये सिलसिला अबद आबाद तक चलता रहता है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। चलिए जाइए शाम। तो अभी आपके ख्याल में ये जो बुरे वक्त की शाम है शुरू हो गई है या अभी सपहर में, सुबह में? ये चीजें तो ऐसे ही चलेंगी फैसल। अच्छा, तो ये 22 अगस्त और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। ये 22 अगस्त को जो कुछ हुआ, जिस तरह एमक्यूएम को लपेटा गया, आप ये समझते हैं कि 22 अगस्त एक बहाना था, एमक्यूएम को लपेटने का फैसला पहले ही हो चुका था? देखिए, असल में जो 22 अगस्त तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल्मिनेशन पॉइंट, वहां आकर कलम टूट गया। उससे पहले जो तरफैन की तरफ से जो महादार आई थी, वो दूर से नजर आ रहा था कि किसी ऐसे ही मौके पर वो कल्मिनेट होगी। अच्छा, नजर आ रहा था? मैं तो देख सकता था। अच्छा, बाकी भी देख सकते थे,
समझ भी सकते थे, नज़र भी आ रहा था। वो लोग, तमाम लोग के जो देख रहे थे, समझ सकते थे, चाहे वो MQM के अंदर के लोग हों, सहाफ़ी हों, दानिश्वर हों, दीगर तमाम लोग ये समझ भी रहे थे और समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। ठीक हो गया। तो जिस जो नारा था MQM का, मैं मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, वही MQM जो है वो रहनुमा के बगैर चल रही है मंजिल की तरफ। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो नारा था वो एक मखसूस वक्त के लिए ठीक था। हो गया, मैं अर्ज कर चुका हूँ आपसे। बिल्कुल सही हो गया। और अबदाबाद तक जीने के लिए तो शायद दुनिया में जब अहमद मुरसल ना रहे, कौन रहेगा? ये हर इल्ज़ाम जो है वो बानी पे लगा दिया जाता है कि सब काम, गलत काम जितने भी हुए उन्होंने किए, और जितने अच्छे काम हुए वो यहाँ वाले बोलते हैं हमने किए। तो कोई अच्छा काम उन्होंने भी किया होगा ना? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। एक मिला जुला रुझान है, और अगर उसको तहकीक की निगाह से देखा जाए तो आप लोगों ने देखना है ना। जाहिर है कि हमें भी देखना है, सहाफ़ियों को भी देखना है, दानिश्वरों को भी देखना है, तारीखदानों को भी देखना है, मुहक्किकीन को भी देखना है, अवाम को भी देखना है। ये बात तो MQM के प्लेटफॉर्म से कही जा रही है कि जो कुछ अच्छा वो हमने किया है। देखिए, लोग, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप मारते का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलते की ज़बान नहीं पकड़ सकते। सही है। तो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, हाँ, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते। तो ये जो बातें कर रहे दीवाने हो चुके नहीं, मैं आपसे ये शेर सुना है मैंने कि और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लें कि अच्छे काम क्या क्या हुए, बुरे काम क्या क्या हुए, आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आपकी पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इस वक्त कौन MQM चला रहा है? MQM वाले MQM चला रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट चला रही है? हम सारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ तो नहीं। आपसे मतलब? MQM, अच्छा, इस बात का क्या मतलब होगा? जो चाहें आप ले लें। मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ नहीं है, अच्छा। देखिए, सियासत की जो गुंजाइश है वो सिमट रही है। ये भी एक तासुर है ना कि कराची की सीटों को हमेशा के लिए बलूचिस्तान की सीटें बना दिया गया है। जिस तरह बलूचिस्तान के इलेक्शन मैनेज होते हैं, कराची के किसका तासुर है? आम आदमी का। 2024 के बाद, आप सहाफियों के पास ये बड़ा आसान 2024 के तरीका रिजल्ट है के बाद ना ये कहने का। अच्छा, वो 2018 के रिजल्ट के बाद से क्यों नहीं है, 24 के बाद क्यों? आम आदमी का तासुर उस वक्त ये नहीं था, यही बना ना, 24 के बाद बना। देखिए, ये या तो तय कीजिए या फिर आप कहिए कि मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये बताया भाई कि ये जो इस वक्त MQM में इख्तलाफात चल रहे हैं, आप समझते हैं कि जो इस वक्त इतना तनाव कशीदगी हो चुकी है, तो आप समझते हैं अगर इंजमाम नहीं होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती? इंजमाम से इस इख्तलाफात को सूरत हाल बड़ी खतरनाक हुई। फैसल, आप भी क्योंकि कराची के ही रहायशी हैं तो दुरोग गोई की गुंजाइश कम है आपके साथ, और शायद आप मेरी बात पर इस बात को समझें कि एक वक्त ऐसा आया कि MQM का शिरादा बिखरा और धड़ेबंदी या गुरोबंदी हुई। ठीक है, ये वो वक्त था कि जब मैं पाकिस्तान में था और मैं कहीं भी जाता था, तकरीब में, शादी, ब्याह, गम, मजलिस, मातम, नज़र, न्याज, कहीं भी दोस्तों की महफिल में जाता था तो लोग मेरे कान में ये ज़रूर कहते थे शायद आपसे भी कहा हो लोगों ने, कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई वापस मुत्तहिद हुआ जाए। और मेरे सामने अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मान लीजिए कि आप पारू भाई हैं और हम सामने बैठे हैं और किसी दोस्त की घर की तकरीब में शामिल हैं, तो जो बात एक आदमी मुझसे कह रहा है वो आपसे भी कह रहा है, और आपसे भी वही बात कह रहा है और मेरे सामने कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई किसी भी तरह कोई रास्ता निकालिए और मिलकर बैठिए। अच्छा, ये एक पाकिस्तान में नया सियासी तजर्बा है। बड़ी मज़ेदार बात यह है फैसल कि पाकिस्तान में आपने सियासी जमातों को की तकसीम तो देखी है और तकसीम दर तकसीम भी देखी है, मगर किसी जमात को वापस रीयूनाइट होते नहीं देखा होगा। कम से कम
मैं बहुत छोटी सी मेरी सियासी उम्र है और मेरा बड़ा कम इल्म है सियासी मैदान में। हाँ। तो मैंने तो किसी ऐसा नहीं देखा कि कोई सियासी जमात वापस रीयूनिफिकेशन की तरफ आई हो। अब ये एक प्रोसेस है, जाहिर है। मैं इसको मिसाल मुकम्मल तौर पर शायद आपको दे नहीं सकूं या दे सकूं कि जिस तरह बैंक्स होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक्स के मर्जर्स होते हैं। हाँ। तो 3 बैंकों में या 4 बैंकों के जब मर्जर्स होते हैं तो वहाँ 4 चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, 4 ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन बैंकों के मर्जर के बाद सारे अकाउंट निकल गए। मैं आप अच्छा, अगर मुझे इजाजत दें तो उसमें ऊपर की तरफ से तो सेटलमेंट आसान होती है, मगर नीचे अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, पीएन्स और वो बाहर खड़ा हुआ गनमैन और वो सारे लोग, वो एक मैसिव नंबर में सामने आ जाते। सही है। अच्छा, हर एक की कोशिश ये होती है कि वो एग्जिस्ट करे। सही है। जो एक फितरी जज्बा है। सही है। और उसमें से जो मुश्किलात और जो चिंगारियां उठती रहती हैं वो कभी कभी सामने भी आ जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा वक्त है जो पाकिस्तान में पहले किसी सियासी जमात ने नहीं देखा है। और जाहिर है कि इसका अपना एक कूलिंग टाइम है इस प्रोसेस का। अच्छा। टाइम लगेगा। जो मजबूत होंगे वो रह जाएंगे। अच्छा। जो नहीं होंगे जाहिर है कि वो थक हार के 1 यूनिट में 3 यूनिट इंचार्ज तो नहीं हो सकते ना भाई। सही बात भाई। ये आप समझते हैं कि 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा, 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम दोबारा जो है बनना शुरू हो गई थी, संभलना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान खारजियों के आने से पहुंचा। खारजी से मुराद जो बाहर से लोग आए। बाहर से कौन आया? मुख्तलिफ लोग आए। अभी टिकट जिन लोगों को दी उनकी अक्सरियत बाहर से है। नहीं, अक्सरियत खारजी के तो बल खैर मैं मतलब नहीं समझा आपका, क्योंकि मेरे नज़दीक जो लोग एमक्यूएम में होते हुए फिर उन्होंने वो अलग अलग हो गए, वो सारे एक जगह हैं। सही है। अच्छा, जब वो उस प्रोसेस में थे कि जब वो अलहदा हुए तो यकीनन उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर्स होंगे, आए होंगे। कुछ देरीना दोस्त पीछे रह गए होंगे, कुछ नए दोस्त बने होंगे, और जो वो नए दोस्त बने और वो आगे आ गए, शायद आप उनको खारजी कह रहे हैं। तो मेरे नज़दीक तो ऐसा नहीं है। और जब आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया है तो अब आपका ये हक है कि मेरी मेहमान नवाजी के लिए आप जिसको चाहें यहाँ पर बिठा लें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो उसका तजुर्बा 20 साल का है, उसका तो 15 साल का है, उसका 8 साल का है और कैमरामैन को तो 2 ही साल हुए हैं। क्योंकि मैं आपको दिलो जान से कबूल कर रहा हूं कि मुझे आपका पॉडकास्ट करना है। ठीक है। मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा कि मुझे तो कोई 20 साल का एक्सपीरियंस्ड कैमरामैन चाहिए। सही है। आपने जो प्रेजेंट किया है मेरे लिए काबिल कबूल होना चाहिए, अगर तो साथ चलने की स्पिरिट है। और नहीं है तो, अगर किसी की नहीं है तो जाहिर है कि वो वक्त साबित करेगा। ठीक है। तो ये जो एक आप जो ना महाजिर एक संजीदा लोगों में शुमार होते हैं, महाजिरों के मसाइल समझते हैं, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो आम महाजिर का मसला है वो एमक्यूएम हल नहीं करवा पा रही। महाजिरों पे जो है ना वो एमक्यूएम जो है ना बोझ बन चुकी है। जो एमक्यूएम के खुद एक लीडर कहते थे कि इस एमक्यूएम को दफन हो जाना चाहिए, तो बाकी इस एमक्यूएम को दफन हो जाना चाहिए। ये तो बड़ा जारहाना जुमला है। आपके लीडर जाती राय होगी आपकी। नहीं, मेरी राय नहीं दे रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने जो ये कहा कि नहीं एमक्यूएम के एक लीडर कहते थे। अच्छा, मुस्तफा कमाल के। तो फिर ये तो सवाल जिसने भी कहा है आप उससे कर लीजिए। ठीक हो। मैं तो ये समझता हूं कि सही है, अगर ढाल शकस्ता भी हो तो ढाल है, सारे वार नहीं तो कुछ तो रोक लेते हैं। अच्छा, तो अभी कौन कौन से वार रुक रहे हैं? मैं आपको गिन के बता दूं कि महाजिर जो है इससे पहले कौन सा ऐसा महाज है हो गई घरों के अमूमी जिंदगी का जिस पर आप नबरदाजमा नहीं है, माशी तौर पर, माशरती तौर पर, आप आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, तमाम ही तो महाज हैं। ठीक हो गया। हैदर भाई, आप समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन रॉ के लिए काम करते थे और कभी इतनी करीब भी रहे? आपका एहसास हुआ
या चले आप अपनी माइनस कर मैं तो, क्योंकि आई वाज बेस्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान वालों को कभी एहसास हुआ कि लंदन जो है वो रॉ के लिए काम हो रहा है वहाँ पे? हमें नहीं पता था। ये जो इल्जाम लगा सही है गलत है? ये तो वहाँ के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ? मुझे तो कोई ऐसा महसूस नहीं, और ना ही कोई ऐसी चीज थी हमारे सामने। ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आपको लगा भारत से ही पैसे आते हैं तो पार्टी चलती हो? अगर आप मेरी पार्लिमानी जिंदगी की तकरीरें उठा लें, वो सारी मौजूद हैं यूट्यूब पर। तो जितने वाशिगाफ अल्फाज में मैं बांगे दोहल पाकिस्तानियत का इजहार MQM के प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान के लिए नारे लगाता था, क्योंकि मैं ही MQM का रोका कभी आपको लंदन ने? रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका। ये पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, हमारी लाइन नहीं है? नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं। तो ये MQM एक बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी होती थी, लोग बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन MQM से सीखते थे, इससे डिसिप्लिन सीखते थे। बल्कि आप भी बहुत सारी पार्टियों को सिखाने गए, मुझे किसी ने बताया कि हसन निसार को बाकायदा जाके आपने तहरीक इंसाफ को सिखाया था ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनानी, ऐसा कोई वाकया हुआ था? चल, लेकिन एक इसका डिसिप्लिन की एक मिसाल तो दी जाती थी ना? बेशक। देखिए आज इस MQM के डिसिप्लिन का नज़्म ज़ब्त का आलम यह है कि इसके चेयरमैन को अंडे मारे जाते हैं, इज्तिमा के अंदर मारे गए, वीडियोज आई हैं। नहीं, AP में 11 जून नहीं वीडियो। अच्छा, अगर हो भी, ठीक है, अगर हो भी, अगली बात, अगर हो भी MQM के अंदर MQM के यूनिट और सेक्टर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे अर्ज की ना कि ये एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाते हैं। मैंने आपसे एक अर्ज की। हाँ, देखिए सोशल मीडिया पे और ये सारी चीजें, मैंने कहा ना, एक यूनिट में 3 यूनिट इंचार्ज ही नहीं हो सकते। तो वो जो चिंगारियां हैं वो भड़कती रहती हैं, और इस पूरे प्रोसेस का एक कूलिंग टाइम है, और ये कूलिंग टाइम वक्त के साथ साथ धीमा होता चला जाएगा। ये एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस है जो पाकिस्तान में ना पहले कभी हुआ। बाद लोग धीमा, पता नहीं, बाद लोग धीमा करना चाह रहे हैं, बाद चिंगारी में कोई ना शोला बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर कुछ लोग नीचे के लेवल पर इस तरह, नीचे नहीं, ऊपर के लेवल पे भी होंगे। चलिए आपके नजदीक मैं तो आपका जो ऊपर के लेवल पे तो नहीं, आपसे पूछ। देखिए, मेरा तो गुमान ऐसा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर नीचे से कोई चिंगारी उठती है तो वो आपको भड़कता हुआ शोला दिखाई जरूर देता होगा, मगर वो रहती चिंगारियां ही हैं। अदल भाई, क्या आप इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आज लोग जो है अल्ताफ हुसैन को पहले से ज्यादा याद करते हैं? महाजिर वो समझते जैसा भी था एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, आज वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रही। देखिए, मेरे ख्याल से जो लोग हैं वो अपने आप को उसी ताकत में, उसी पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं। कोई और प्रोवाइड कर देगा, लोग उधर मुड़ जाएंगे। अभी कोई नहीं कर सका। देखिए, और मैं आपको एक और भी बड़ी बात बताऊं, तो बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूं आपसे। मार्केटिंग टूल्स में जो इमोशन बेस्ड मार्केटिंग होती है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन कौन सा है? नहीं। नॉस्टैल्जिया। अच्छा, ठीक है ना। आप बच्चे को गांव से निकाल सकते हैं, गांव को। हाँ, आप ये जो इस तरह की कहावत है ना कि आप गांव से तो बच्चे को निकाल सकते हैं, गांव से बच्चा नहीं निकाल, मगर बच्चे में से गांव नहीं निकाल सकते। नॉस्टैल्जिया इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मार्केटिंग टूल। मुझे भी अपनी वो सारी चीजें, अब मैं बैठता हूँ 57 साल की उम्र में, तो याद आती हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं वो एक बार फिर जी लूं। अच्छा। वही कराची यूनिवर्सिटी, वही दिल्ली स्कूल, वही दिल्ली कॉलेज, वही कराची की सड़कें, वही नाज़िमाबाद, वही गुलशन इकबाल, वो सब कुछ दोबारा जीऊं। वही लीडरशिप में भी। मगर ऐसा होता नहीं है, वक्त आगे निकल जाता है, चीजें आगे चली जाती हैं, ठीक है ना। तो इंसान नॉस्टैल्जिक होता है भाई, ये एक फितरी जज्बा है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मगर जमीनी हकाइक बदल चुका होता है। तो ये 2024 में MQM इलेक्शन जीती थी या जितवाया गया था? मेरे ख्याल से तो MQM इलेक्शन जीती है। आपके ख्याल से? यकीन नहीं है आपको? नहीं, यकीन भी है। MQM जीती है। जी हाँ, जो रिजल्ट आया वो सही है।
मेरे नजदीक तो ठीक है। जीतने वालों को भी इस बात का यकीन नहीं है। अब आपसे किसी ने कह दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। आपको लगता है कि रियासत एमक्यूएम को दोबारा सियासत करने की इजाज़त देगी? ममानियत भी कोई नहीं है, मगर जो एक बयानिया एमक्यूएम को जिस तरीके से अपना लेकर चलना चाहिए, शायद उसमें कहीं कजी है। ठीक है ना? तो ये वजह इसकी, इस सवाल को यूँ कर लेते हैं कि इस वक्त कराची ना एक बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इस शहर में अब कोई आवाज़ नहीं है जो आवाज़ होनी चाहिए थी, जो शहर के लिए आवाज़ बनती, इसके मसाइल पे बनती। मिसाल के तौर पर कल एक गुलशन इकबाल का एक वाक़या आपके इल्म में आया होगा। अब तो ये सूरत हाल हो गई कि लोगों के बने हुए घरों के जो है ना, पहले ज़मीनों पे कब्जे हो रहे थे, अब जिन मकानात में लोग 40-40 साल से रह रहे हैं उसके जाली कागजात बना के जो है अब उस पर कब्जे शुरू हो गए। एक नया ट्रेंड कल ये सब कुछ अकाउंट फॉर होता रहता है फैसल। और नहीं, आवाज़ अगर हम नहीं रिएक्ट कर पा रहे तो शायद हमारे साथ या हमारे बाद कोई कर जाएगा। अच्छा, ये तो प्लेटफार्म तो एमक्यूएम, मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि नहीं तो आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि एमक्यूएम नहीं रिएक्ट कर पा रही। एमक्यूएम को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है ना? जो वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, नॉस्टैल्जिया। इंसान नॉस्टैल्जिक होता है, और अगर उसकी मिसालें मैं आपको देना चाहूं तो मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। आप दंदनाते हुए सड़क पे से आप मोटरसाइकिल पे गुजरते थे और किसी के रोके से रुकते भी नहीं थे। एक वक्त था जब आज कोई रोक लेता है तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। वो दौर होता तो नहीं रोकते। सादी सी बात, कोई इतनी मुश्किल बात थोड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, आप क्या समझते हैं कि इन तीनों में किसके पास कायदाना और लीडरशिप की सलाहियत ज़्यादा है और इनके पीछे कौम उसी तरह चल सकती है इस तरह अल्ताफ हुसैन के पीछे? मेरे ख्याल से खालिद भाई अनडिस्प्यूटेड, खालिद भाई जो इस वक्त एमक्यूएम में जो सबसे ज़्यादा अनडिस्प्यूटेड फिगर है वो खालिद भाई। और ये बाकी डिस्प्यूटेड है उनमें क्या क्या हुआ है, उसकी वजह क्या है? हो सकता है मुझे आपकी शक्ल ही पसंद ना हो, मिसाल दे रहा हूँ। हो सकता है मेरा आपके साथ माजी में कोई तजुर्बा अच्छा ना रहा हो, क्योंकि हैं तो ये सब 35, 30, 40 साल से एक दूसरे के साथ। तो इंसानी फितरत है कि मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला, आप बड़े जिम्मेदार थे, मगर मुझे आपकी कोई बात ना पसंद थी, या शायद आपके हाथों मेरे लिए ऐसा कुछ हुआ हो कि जिसको मैं ये समझता हूं कि गलत हो गया। तो ये इंसानी फितरत है। तो आप भी समझते हैं कि एमक्यूएम का चेयरमैन तब्दील नहीं हुआ, खालिद मकबूल सिद्दीकी रहेंगे? मैंने कब कहा ऐसी बात? नहीं, पूछ रहा हूँ, आप समझते हैं? मैंने तो यहाँ ये कहकर गुजरा हूँ, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। अच्छा, ये शायद नहीं सुना आपने। अगर अल्ताफ हुसैन को सियासत की इजाज़त मिलती है तो आप उस सियासत का हिस्सा बनेंगे? देखिए, सियासत और रियासत के बीच की ये गुफ्तगू है। और मैं कोशिश करता हूं कि क़राइन पे बात करूं। बिल्कुल सही है। मफरूज़ों पे बात करना या क़ब्ल अज़ वक्त कोई बात कर देना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से सियासी तदब्बुर अगर किसी में है थोड़ा बहुत तो वो इज्तनाब करता है। मैं तो फिर भी कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ठीक है। बाद लोगों का ख्याल है कि बानी एमक्यूएम की बड़ी गलतियों में गलती ये थी वो आमिर खान को वापस लेकर आए। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होती है। काश हमारे सफर की समत का तयन होता। तो आप लोगों ने करना था ना। आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आपसे मतलब लीडरशिप नहीं करना था ना कि आप, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। जहाँ एमक्यूएम के सवाल मेरे कम कहे को कोशिश किया कि ये कि ज्यादा समझे। अच्छा, एमक्यूएम के कमजोर होने से कराची को नुकसान पहुंचा? यकीनन। क्या नुकसान? इसकी मैंने तो आपसे अर्ज किया ना कि ढाल शिकस्ता हो तब भी ढाल ही होती है, हर बार नहीं, कुछ बार तो रोक लेती है। एक बहुत अहम सवाल है, कराची ऑपरेशन, क्या ये प्रोजेक्ट इमरान खान था? मैं समझा नहीं आपका सवाल।
उस वक्त एमक्यूएम जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, एमक्यूएम एक ताकतवर जमात थी। सियासी मफरूज, मैं समझ गया आपकी बात। उसके बाद इमरान खान बहुत सारे सियासी मफरूजे हैं इसके पीछे। और अगर उन तमाम मफरूज़ों पर बात की जाए तो फिर एक लंबा वक्त दरकार है। मैं इस सिलसिले में यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई हैव नो आइडिया। नहीं, वो 2018 में इमरान खान को आगे लाने के लिए एमक्यूएम को ख़त्म करना ज़रूरी था, वरना इमरान खान को कराची से सीटें नहीं दिलाई जा सकती, इसलिए कराची ऑपरेशन कराची की जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, वो 21 है। 342 के ऐवान में 21 सीटें जो हैं, जाहिर है कि अगर सोचा भी जाए तो ये भी हो सकता है कि 10-12 सीटें दी जा सकती हैं और बाकी तकसीम कर दी जाएं। वो नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं बनता। मगर और फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन, पोस्ट 2018 देखें तो जो कुछ पीटीआई या खान साहब की तवज्जो कराची पर रही, वो तो ज़र मिन शम्स है कि जो रवैया रहा कराची के साथ। इसका मतलब है कि वो भी संजीदा नहीं थे कभी कराची के लिए। उस इमरान खान पे भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, रियासत पे हमला किया। ये इल्ज़ाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन पे भी लगता है। आपकी क्या राय है कि अल्ताफ़ हुसैन का जुर्म बड़ा था या इमरान खान का जुर्म बड़ा है? और जब रियासत ये बात की जाती है कि इमरान खान से बात करे तो रियासत को अल्ताफ़ हुसैन से ही बात करनी चाहिए। देखिए, अब ये जो रियासत और सियासत के बीच के मामलात हैं ना, ये मैं वहीं तक रखूँगा। नहीं, जुर्म वगैरह बता दें कि जुर्म किसका बड़ा था। देखिए, मैंने आपसे वो अर्ज़ किया ना कि जो 22 अगस्त वाला एक एपिसोड है, आप प्राइमा फेसाई सिर्फ उसको देखते हैं ना, उसके पीछे भी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सयाक़ व सबाक़। तो जाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जो मेरे ख्याल से अगर हम उस किसी और वक्त पे गुफ्तगू कर लें। बिल्कुल सही। हैदर भाई, आपके ख्याल में कराची सूबा बनेगा? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नए सूबे बनना कौमी ज़रूरत है। ठीक है। और जब सारे पाकिस्तान में बनेंगे तो कहीं भी बनेंगे। बनना चाहिए कराची को। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि सिर्फ कराची सूबा होना कौमी ज़रूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स इस वक्त कौमी ज़रूरत हैं। एमक्यूएम का मुतालबा है, इसमें भी हज़ारून की बात आ जाती है। हज़ारून ने कहा एमक्यूएम ने ज़िंदगी में कभी सूबे का मुतालबा ही नहीं किया। ये भी उन्होंने किसी टीवी हमारी मैंने जवाब भी दिया था उसका। हमारी पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला आज तक किया ही नहीं। मैंने जवाब भी दिया था उसका। करें गूगल, अभी आपके सामने है फोन। हैदर भाई, आखिरी सवाल, हैदर अब्बास रिजवी का लीडर कौन है? डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीक। उनमें तब्दीली नहीं हो सकती। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना हुजूर, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा? मैं क्या और मेरी औकात क्या और मेरी बिसात क्या? हैदर भाई, कुछ और कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इधर हमारे साथ हैदर रिजवी, इन्होंने आपने गुफ्तगू सुनी, ज़्यादातर बातों पर उन्होंने कहा कि हम बाद में बात करेंगे। नहीं, असल में एक बात जहन में रखिए, अगर गुफ्तगू सियाक़ और सबाक़ के साथ ना हो तो उस जुमले की जो कहा जा रहा है वजाहत नाकाफी होती है और लोग फिर पर का कौवा बनाते हैं। आप ऐसे मौज़ूआत पर बात करना चाहते हैं जिनकी तारीख 40 सालों पर महीत है, और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं 30 सेकंड में उसको समअप कर दूं, और मैं कर भी दूं, तो लोगों की जो कॉनोटेशन है वो अपनी होगी। हालात भी ऐसे मैं नहीं चाहता कि मिस इंटरप्रेट हो कोई भी चीज़। और एक और भी पहलू है, जो हालात में इस वक्त थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। देखिए, एहतियात तो हर वक्त करनी चाहिए और मेरे ख्याल से इन तमाम बेहतियातियों के लिए मैं मशहूर हूँ। अच्छा, ठीक है। ये थे हमारे साथ हैदर रिजवी साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत दिलचस्प पॉडकास्ट थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।